स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व असमानता रिपोर्ट जारी करता है? ए. वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, बी. विश्व आर्थिक मंच, सी. विश्व बैंक, डी. विश्व व्यापार संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व असमानता रिपोर्ट यह वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह रिपोर्ट वैश्विक असमानताओं पर नजर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयासों का अपडेट प्रस्तुत करती है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं एवं देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन करता है। 2. इसका राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत निर्वाचन आयोग यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं एवं देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन करता है, अतः कथन 1 सही है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, अतः कथन 2 सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्ति नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, हीट वेव्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अत्यधिक गर्म मौसम की लंबी अवधि होती है जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 2. जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.50 डिग्री सेल्सियस या अधिक होता है तो हीट वेव का वर्णन किया जा सकता है, बशर्ते वास्तविक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या अधिक हो। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हीट वेव्स अत्यधिक गर्म मौसम की लंबी अवधि होती है जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, अतः कथन 1 सही है। जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो हीट वेव का वर्णन किया जा सकता है, बशर्ते वास्तविक अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या अधिक हो, अतः कथन 2 सही नहीं है। बता दें कि यदि किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो हीट वेव माना जाता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई की मौद्रिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। 2. मौद्रिक नीति से तात्पर्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय बैंक की नीति से है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आरबीआई की मौद्रिक नीति इसका प्राथमिक उद्देश्य वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, अतः कथन 1 सही है। मौद्रिक नीति से तात्पर्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय बैंक की नीति से है, अतः कथन 2 सही है। आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह असंगठित श्रमिकों जैसे निर्माण मजदूरों, प्रवासी कार्यबल, सड़क विक्रेताओं और घरेलू श्रमिकों सहित अन्य को पंजीकृत करता है। 2. इसका गठन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश देने के बाद हुआ, ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ उठा सके। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ई श्रम पोर्टल यह 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों जैसे निर्माण मजदूर, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार आदि को पंजीकृत करता है, अतः कथन 1 सही है। इसका गठन सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बाद हुआ, ताकि असंगठित श्रमिकों विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ उठा सके, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
इसके पीछे केंद्रीय विचार पूरे देश में चुनावों की आवृत्ति को कम करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के समय को समकालिक करना है। 2. यह अवधारणा 1968 तक प्रचलित थी, लेकिन दल बदल, बर्खास्तगी और सरकार के विघटन जैसे विभिन्न कारणों से यह बाधित हो गई। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे केंद्रीय विचार पूरे देश में चुनावों की आवृत्ति को कम करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के समय को समकालिक करना है। अतः कथन एक सही है। यह अवधारणा 1967 तक प्रचलित थी, लेकिन दल बदल, बर्खास्तगी और सरकार के विघटन जैसे विभिन्न कारणों से यह बाधित हो गई। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हरित वित्त पोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षी अधिकारियों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो अधिक टिकाऊ वित्तीय प्रणाली की वकालत करता है। 2. इसकी स्थापना दिसंबर 2018 में पेरिस वन प्लैनेट समिट के द्वारा की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हरित वित्त पोषण यह केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षी अधिकारियों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो अधिक टिकाऊ वित्तीय प्रणाली की वकालत करता है। अतः कथन एक सही है। इसका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के लिए जलवायु परिवर्तन के परिणामों का विश्लेषण करना और कम कार्बन वाले आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रवाह को पुनर्निर्देशित करना है। इसकी स्थापना दिसंबर 2017 में पेरिस वन प्लैनेट समिट के द्वारा की गई। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। 2. यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी यह एक घरेलू कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। यह भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। अतः कथन एक सही है। बता दें कि इसकी स्थापना मई 1956 में हुई, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के तहत विनियम नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया था। 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे किसी कानून या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। 2. कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। 3. जनहित याचिका का पहला मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जनहित याचिका इसको किसी कानून या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। अतः कथन एक सही है। इसकी व्याख्या न्यायाधीशों द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों की मंशा पर विचार करने के लिए की गई है। न्यायालय स्वयं मामले का संज्ञान ले सकता है और स्वतः संज्ञान लेकर किसी व्यक्ति या सार्वजनिक हित की याचिका पर मामले को आगे बढ़ा सकता है। अतः कथन 2 सही है। जनहित याचिका का पहला मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य था, जो जेलों और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थितियों पर केंद्रित था, जिसके परिणाम स्वरूप 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. H5N1 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो पक्षियों में अत्यधिक संक्रामक गंभीर श्वसन रोग का कारण बनता है। 2. भारत ने 2015 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में पहली बार H5N1 प्रकोप का अनुभव किया। 3. यह मनुष्यों में होने वाला एक गैर संचारी रोग है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो पक्षियों में अत्यधिक संक्रामक गंभीर श्वसन रोग का कारण बनता है। अतः कथन 1 सही है। एवियन इन्फ्लुएंजा ए, H5N1 या H5V1 बर्ड फ्लू एक अत्यधिक रोगजनक वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों में फैलता है, लेकिन स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है। भारत ने 2015 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में पहली बार H5N1 प्रकोप देखा गया। अतः कथन 2 सही है।
जबकि दुर्लभ मनुष्य संक्रमित पक्षियों के संपर्क के माध्यम से बर्ड फ्लू से संक्रमित हो सकते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आदर्श आचार संहिता एक सर्वसम्मति दस्तावेज है। कथन 2, राजनीतिक दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नियंत्रित रखने और संहिता के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आदर्श आचार संहिता यह एक सर्वसम्मति दस्तावेज है, अतः कथन 1 सही है। राजनीतिक दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नियंत्रित रखने और संहिता के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैं, अतः कथन 2 सही है। यह चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिए गए जनादेश को ध्यान में रखते हुए मदद करता है, जो उसे संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों की निगरानी एवं संचालन करने की शक्ति देता है। इसलिए विकल्प ए सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा एवं मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। 2, यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।